टू चैनल स्टडी बाय एग्जाम में आप सभी समस्त सम्मानित साथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की जो टॉपिक होगा वह हिंदी का पार्ट 3 होगा, हिंदी के पार्ट 3 होगा, जिसमें हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर चुके हैं। तो चलिए आज ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए हम लोग सीधा पार्ट 3 हिंदी का कवर इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन होगा आज का कि रात में घूमने वाला क्या कहलाता है। रात में घूमने वाला क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में है खगचर, बी में है नसीचर, सी में है निशाचर और डी में है सभी। ये जो रात में घूमने वाला क्या कहलाता है, तो आप लोग रात का पर्यायवाची भी जानते होइएगा। निस्सर, निशाचर राक्षस का भी होता है, इधर रात को भी होता है। तो यह है कि रात में घूमने वाला, तो रात को जो घूमता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये निशाचर बोलते हैं। रात को जो घूमता है उसके हम लोग क्या बोलते हैं, निशाचर। जिसे भूत प्रेत का भी ऐसा मतलब पर्यायवाची है। तो यह है कि निशाचर, निशाचर मतलब भूत प्रेत को ही कहा जाता है। तो निशाचर जो है, तो रात को कौन घूम सकता है, भूत प्रेत ही घूमते हैं। तो यह आंसर जो आपका होगा यह होगा कि रात में घूमने वाला क्या कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है, निशाचर कहलाता है। यह क्या कहलाता है, निशाचर कहलाता है। रात में घूमने वाला निशाचर कहलाता है। तो चलिए हम लोग आज फिर दूसरा क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से हम कवर कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जब आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपके जो सिलेबस है वह 3 नंबर जो है आपका यह शब्द सही और गलत से आएगा। शब्द जो चुनना है, सही वर्तनी जो होता है, उस सही वर्तनी से आपका कितना प्रश्न आएगा, 3 प्रश्न आएगा। यह श्योर है कि आपका 3 प्रश्न शुद्ध वर्तनी वाले प्रश्न से आपको यह 3 नंबर मिल सकता है। तो आप इस शुद्ध वर्तनी के बारे में थोड़ा ज़्यादा प्रयास कीजिएगा। यहाँ है सर्वाभक्षी, यह है सर्वभक्षी, यह है सरकक्षी और यह है सर्वभक्षी। आपका इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से आप सही वर्तनी आप छांटने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ न सर्वाभक्षी होता है, न सरकक्षी होता है, न सर्वभक्षी होता है। यह क्या होता है, सर्वभक्षी, सर्वभक्षी होता है। क्या होता है, सर्वभक्षी होता है। कौन होता है, सर्वभक्षी होता है। जो आप लोग इसको थोड़ा अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आपका तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। देखिए भाई साहब हंस नहीं रहे हैं। यह है कि लोकोक्ति से भी आपका 2-3 प्रश्न आने की पूरी संभावना जो रहती है। इसमें यह बोल रहा है कि माया, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। अस्थिर धारण हानिकारक होता है, दृढ़ता प्रतिज्ञा होनी चाहिए, दुविधा हानिकारक होता है या कोई नहीं। यह जो बोलता है कि दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। दुविधा किसको बोलते हैं मालूम है। दुविधा ये कि अगर मान के चलिए कोई चीज़ आपको लेना है, आप गए सामान खरीदने के लिए, वहाँ जिस सामान को आप लेने के लिए गए हैं वहाँ उस सामान का जो शेड्यूल है वह 2 पीस में है। कितना पीस में है, 2 पीस में है। लेकिन आप इस 2 पीस में गए तो आपको लेने के लिए गए थे 1, लेकिन जिस प्रकार का आप सामान लेने के लिए गए थे उसी प्रकार का सेम 2 है। अब 2 है तो आप इसमें कंफ्यूज हैं कि आप ये वाला लें या ये वाला लें, ये वाला लें कि ये वाला लें। ये जो लेने वाली जो समस्या है ना, जो ये लें कि कौन ले, ये वाला भी लेना है और ये वाला भी लेना है। अब ये लें कि ये लें, ये लें कि ये लें। जब तक आप सोच रहे हैं ना तब तक कोई ऐसे आदमी आया जो आपका ये लेके चला गया। ये आप क्या हो गया, खरीदारी हो गया, इसका खरीदारी हो गया। फिर आप सोच रहे हैं कि जो लेने के लिए ये आए थे लेकिन यह अच्छा लगने लगा, अब ये तो बिक गया। जब इस पर भी आप मंथन कर रहे हैं तब तक पता चला कि आपका ये भी हो गया, तब तक पता क्या चला कि ये भी आपका बिक्री हो गया। तो यही बोल रहा है कि माया मिली ना राम,
माया मिली न राम। न मत मान के चले कि आप यह सामान खरीदने के लिए नहीं गए थे, खरीदने के लिए यह सामान गए थे और यह भी बिक गया और यह भी बिक गया, तो न माया मिली या न राम मिला। तो यह क्या है कि अस्थिर धारण, यह अस्थिर धारण हानिकारक होता है। अगर स्थिर रूप से आप गए और इस पे मतलब वार करते और यह सामान खरीद लेते आप तो ठीक था, लेकिन आप क्या हो गया कि अस्थिर अपने आप को महसूस करने लगे कि यह वाला ले कि ये वाला ले, ये वाला ले कि ये वाला ले, ये वाला ले कि ये वाला ले। तो यह क्या चीज़ है? अस्थिर है। क्या चीज़ है? अस्थिर धारण हानिकारक होता है। अभी भैया कुछ आपको परेशानी लगता होगा, लेकिन जब आप एसएससी जीडी के एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा ना तो पता चलेगा कि किसी का चेहरा से पसीना टपकता है, आपको पाँव से पसीना टपकना चालू हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि पाँव तक पसीना आपको सर से नीचे आ जाएगा, गिरने लगेगा। वहाँ क्वेश्चन ही इसी प्रकार के रहता है। आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि इस प्रकार का भी प्रश्न होता है, लेकिन होता है ऐसा। आप विश्वास कीजिए और अपने तैयारी को मजबूत इस वीडियो के माध्यम से करते रहिए। तो यह है चौथा प्रश्न है आज का कि पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? क्या बोला है कि पंचवटी में कौन सा समास है? इससे पहले अगर आप समास का पूरा वीडियो एक एक बात निचोड़ आप समझने के लिए और सीखने के लिए उत्सुक हैं तो आप हिंदी के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आप इस चैनल के माध्यम से कवर करिएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि समास कितना सरल है, समास कितना सरल है। और बच्चे को ये लगता है कि समास बहुत ही टफ विषय है, समास को आप लोग छोड़ के चले जाते हैं, जिसमें आपको कितना 2 से 3 नंबर समास से भी पूछा जाता है। 2 से 3 नंबर क्या होता है? समास से भी पूछा जाता है। तो आप लोग गौर कीजिएगा। पंचवटी में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। हम इससे पीछे वाले वीडियो को इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि उसमें A to Z जानकारी बता दी गई है। तो यहाँ यह बोल रहा है कि पंचवटी में देखिए, अगर कोई भी समास में नहीं होगा तो आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ बोल रहा है कि कोई भी समास में बोध हो भैया, संख्या का जहाँ बोध होता है, किस चीज़ का बोध होता है? संख्या का जहाँ बोध होता है वह कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है? द्विगु समास। जैसे हम आपको इस वीडियो में भी कुछ जानकारी शॉर्ट के माध्यम से देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपका त्रिरत्न हो गया, पंचवटी हो गया, नवरत्न हो गया, तिराहा हो गया, चौराहा हो गया, तिरंगा हो गया, यह सब क्या है? आपका कौन सा समास है? द्विगु समास है। यह सब कौन सा समास है? द्विगु समास है। द्विगु समास पहचानने के लिए आप यह समझिए कि अगर कोई चीज़ समास को अगर आपको पूछ रहा है, अगर उसमें संख्या का बोध होता है, जैसे पंचवटी, नवरत्न, तिरंगा, पचराहा, चौराहा, छठराहा, इस चीज़ का जब जिक्र होता है तो आप ट्रिक के माध्यम से यह समझिएगा कि सीधा द्विगु समास है। आप द्विगु समास पे इसका टिकट कर सकते हैं, जो आपका 110% सही आंसर है। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा। इसका 5वां क्वेश्चन है आज का। 5वां क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द बहुवचन है? कौन सा शब्द बहुवचन है? आप एक वचन और बहुवचन, एक वचन या बहुवचन से भी आपका 1 से 2 प्रश्न आता है। अगर आप बैठे हैं एग्जाम में तो पता होगा, और अगर पहली बार अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप एक एक बात समझने की प्रयास कीजिए और उस सिलेबस पे काम करना अभी से शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि 6 महीना अभी एग्ज़ाम का बाकी है। आपका तैयारी एपेक्स मतलब चोटी के बराबर तैयारी हो जाएगा 6 महीना में, क्योंकि इतना बड़ा इसका सिलेबस भी नहीं है। तो यह बोल रहा है कि कौन सा शब्द बहुवचन है? ए में है प्राण, बी में है लड़का, सी में है किताब और डी में है लड़की। तो आप इसको एक वचन और बहुवचन, आप इसका कोई ट्रिक है और न रहेगा, नहीं है और नहीं रहेगा। इसका एक ही फॉर्मूला है कि आप बोल के एक वचन और बहुवचन को प्रतीत कर सकते हैं। लड़का चला गया, लड़का चला गया, लड़की चली गई, किताब खरीद रहे हैं, किताब खरीद ली। लेकिन क्या होता है कि प्राण चले गए, प्राण चले गए। ये नहीं बोलता है कि प्राण चला गया,
प्राण को क्या बोलते हैं? अगर किसी आदमी को देहांत हो जाता है तो उसको हम लोग के क्या बोलते हैं कि प्राण चला गया, ये नहीं बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं कि प्राण चले गए, प्राण चले गए। जब चले गए तो यह क्या चीज़ है? बहुवचन है। यह क्या चीज़ है? बहुवचन। तो प्राण कौन सा, प्राण क्या चीज़ है? बहुवचन है। प्राण क्या चीज़ है? बहुवचन है। लड़का एक वचन है, लड़की एक वचन है, किताब एक वचन है। लेकिन यह क्या बोलता है कि प्राण, प्राण क्या चीज़ है? बहुवचन है। प्राण क्या है? बहुवचन है। तो इस प्रकार के इंटरेस्टेड वीडियो आप इस चैनल के माध्यम से देखते रहिए और तैयारी को मजबूत करते रहिए। छठा प्रश्न है कि लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए में है द्विगु समास, बी में है तत्पुरुष समास, सी में है बहुव्रीहि समास और डी में है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। ये जो है लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? देखिए, जैसे लंबोदर हो गया, उसके बाद नीलकंठ हो गया, नीलकंठ हो गया, उसके बाद पीताम्बर हो गया। तो इस सब का अर्थ आप समझ रहे हैं? पीताम्बर हो गया, इस सब का यह है कि नीलकंठ मतलब कथी? नीलकंठ जो है, नीलकंठ का मतलब क्या होता है? पीताम्बर मतलब क्या होता है? यह लिख रहे हैं नीलकंठ, लेकिन इसका जो मतलब होता है वह विष्णु भगवान पे चले जाता है। पीताम्बर लिख रहे हैं, लेकिन पीताम्बर का अर्थ है यहाँ दूसरे जगह चल जाता है। तो इससे यह आप समझिए कि वैसा शब्द जो तीसरे शब्द को इंगित करे, वैसा शब्द जो तीसरे शब्द को इंगित करे, वैसा शब्द जो तीसरे शब्द को इंगित करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास। क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास। ऐसा शब्द जो किसी तीसरे शब्द पे निर्भर करता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास। जैसे लंबोदर, लंबोदर किसको बोलते हैं? लंबोदर, लंबोदर किसको बोलते हैं? गणेश भगवान को। तो लंबोदर का कोई ऐसा भी जिक्र नहीं है, लेकिन लंबोदर बोले तो आप समझ गए कि मतलब गणेश भगवान। तो यह क्या है? कोई तीसरे चीज का अर्थ और बोध हो रहा है। किसका हो रहा है? कोई तीसरे चीज का अर्थ और बोध हो रहा है। तो जब कभी अगर तीसरे शब्द पर इंगित करता रहे अगर कोई शब्द, तो उस शब्द के अंदर अगर समास आपसे पूछा जाए तो आप कौन सा समास लगाइएगा? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास लगाइएगा? बहुव्रीहि समास लगाइएगा। चलिए, छठा क्वेश्चन हो गया। सातवां क्वेश्चन है आपका कि आड़े समय पर काम आना का अर्थ है इनकार करना, हत्या करना, सिफारिश करना और मुसीबत में सहायता करना। आड़े, आड़े समय पर काम आने का अर्थ है, आड़े समय पर काम आने का अर्थ है। आड़े समय जो होता है ना, लोग देखिए आपको पत्नी, पत्नी शब्द जो है ना, यह पत्नी, मित्र और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो इनसे आप लोग क्या करते हैं? घृणा करते हैं। इनसे आप लोग क्या करते हैं? घृणा करते हैं। लेकिन यह जो एक हिंदी में आपका इसका बोल जो होगा वो होगा कि आड़े समय में काम आने का अर्थ है। आड़े समय मतलब क्या? आपका कोई संकट है, आपका क्या है? कोई संकट है, विकट परिस्थिति है, या आप बहुत बीमार हैं, आपको बहुत ज़रूरी काम है। तो इस समय में आपको कौन होता है? आड़े समय मतलब विकट परिस्थिति में कौन कौन आदमी साथ दे सकता है? आपको पत्नी हर हाल में साथ नहीं छोड़ेगी, मित्र भी हर हाल में साथ नहीं छोड़ता है, लेकिन और ऐसे बहुत, पिता हुआ, पुत्र हुआ, माता हुआ, ये सब क्या है कि आड़े समय में भी आपको क्या करता है कि काम आता है। आड़े समय में काम आता है, इसका मतलब क्या होता है कि मुसीबत में सहायता करना। मुसीबत में क्या करता है? ये लोग सहायता करता है। बल्कि ये नहीं, आपको नीचे नहीं दिखाएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 2 बार अगर फेल भी कर जाते हैं, तो आपको ये जो हम बता रहे हैं कि पत्नी, मित्र, पुत्र, माता, पिता, ये सब क्या करेगा? आपको कि आगे बढ़ने के लिए बराबर प्रेरित करेगा कि ऐसा नहीं है होगा, ऐसा नहीं है होगा, तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे बस की बात है, तुम्हारे से हो सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो ये जो होता है क्या होता है कि मुसीबत में सहायता करता है। यह कब करता है सहायता? मुसीबत के समय में कौन सहायता करता है? अपना आदमी सहायता करता है। इसीलिए बोल रहा है कि आड़े समय पर काम आना का अर्थ है कि मुसीबत में सहायता करना। जो कौन कौन सहायता कर सकते हैं आप इस वीडियो में देख लिए हैं कि कौन कौन आपको सहायता करते हैं। चलिए, हम आज 8वां प्रश्न पे आते हैं। 8वां प्रश्न है आपका कि जाके पाव न फटे विवाही, सो क्या जाने पीर पराई।
अब देखिए ये भी लोकोक्ति है, हम यह बता चुके हैं कि 1 से लेके 3 नंबर आपको लोकोक्ति से पूछा जाता है हिंदी से। तो यह बोल रहा है कि हिंदी का ऐसे विशेष सिलेबस उतना भारी नहीं है, विलोम से है, लोकोक्ति से है, पर्यायवाची से है, संधि नहीं के बराबर रहता है, लेकिन फिर भी आप देखने का प्रयास कीजिए, वैसे पूछता है जब ये एग्ज़ाम टफ होता है तो ऐसा होगा। इसका हम एक बार सिलेबस पर भी चर्चा कर देंगे। तो यह बोल रहा है कि जाके पाँव ना फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। यह एक लोकोक्ति है जो आप अपने गांव, समाज, टोला, मोहल्ला में भी सुनने को मिलता होगा। यह बोल रहा है कि दूसरे का कष्ट का अनुभव करना, कठोर होना, दयालु होना, जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। यह बोल रहा है कि जाके पाँव ना फटे विवाही, सो क्या जाने पीर पराई। यह बोल रहा है कि अगर कोई औरत, जिसको हम लोग बांस बोलते हैं, बाजिन बोलते हैं, जिसको बच्चा पैदा नहीं कर पाती है, जो क्या होती है, बच्चा पैदा नहीं होता है, जिसको बच्चा पैदा नहीं होता है, वह क्या बोलता है कि बच्चा पैदा करना कोई भारी बात नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन यह होता है कि जो आदमी बच्चा पैदा करता है वह उन बाजिन औरत से क्या बोलता है कि जाके पाँव ना फटे बिवाई, जाके पाँव ना फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। यह जो पीर पराई आप देख रहे हैं, यह बहुत भारी समस्या का शब्द है। तो इसका यह मतलब होता है कि अगर आप कोई चीज़ करते हैं, अगर आप फेल करते हैं, तो इसका मेहनत के पीछे कितना राज छुपा है यह आप जानते हैं, बल्कि दूसरा आदमी नहीं जानता है। बल्कि दूसरा आदमी क्या बोला है, तुमसे नहीं होने वाला है, तुमरे से तैयारी नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तुमरे से होना ही मुश्किल है। लेकिन यह होता है कि जो करता है उसी को पता रहता है कि हम किस संकट और किन परिस्थिति के झेलने के बावजूद यहाँ तक पहुँचे हैं और फिर भी यहाँ जाके असफल हो जा रहे हैं। तो इसमें यह बोल रहा है कि जाके पाँव ना फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। मतलब इसका यह होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो होता है आपका यह होता है कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, जिसके ऊपर बीतती है वही क्या करता है, जानता है। जो आप लोग अपने टोला मोहल्ला में अक्सर सुनने को मिलता होगा कि जाके पाँव ना फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पढ़ाई। तो ज़्यादा जिक्र नहीं करते हुए हम लोग सीधा सरल भाषा में समझाने के प्रयास करते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए हम इसे खेलते, धूपते, हंसते, गाते सीख सकते हैं। इसके लिए हमें एग्जैक्ट समय, रूटीन के साथ पढ़ना नहीं पड़ता है, यह सुनते वक्त ही याद हो जाता है। आपको अगर हिंदी सीखना है, हिंदी में इंटेलिजेंट बच्चे के लिए मतलब पेश होना है, तो आप बूढ़े बूढ़ी के साथ ज़्यादा समय बिताने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको बहुत सारा लोकोक्ति, बहुत सारा पर्यायवाची, हिंदी में मतलब एक्सेस चीज़ आपको उनसे तैयारी हो जाएगा, ऐसा हम आशा करते हैं। और होता भी है ऐसा, हम खुद इस बात का प्रमाण दे चुके हैं। देखिए क्या है कि किस वाक्य में आपादान कारक है, किस वाक्य में आपादान कारक है। ए में है हिमालय से गंगा निकलती है, बी में है चाकू से फल काटें, चाकू से फल काटो, मोहन से अब सहा नहीं जाता, राम ने रावण को तीर से मारा, राम ने रावण को तीर से मारा। तो आप इस चीज़ का एक ही फॉर्मूला जान लीजिए कि किस वाक्य में आपादान कारक है, किस वाक्य में आपादान कारक है। आपादान कारक के लिए समझ लीजिए कि जब जुड़ता है ना, जब जुड़ता है क्या होता है, जब अलग होता है, जब जुड़ता है, जब जुड़ने का बोध हो तो उसे क्या बोलते हैं, करण। जब जुड़ने का बोध होता है तो इसे क्या बोलते हैं, करण कारक। क्या बोलते हैं, करण कारक। इसे क्या बोलते हैं, करण कारक। जब टूटने का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, आपादान कारक। उसे क्या बोलते हैं, आपादान कारक। उसे क्या बोलते हैं, आपादान कारक। मतलब यह समझ लीजिए कि जब कोई जुटता है तो उसे करण कारक होता है, जब कोई हटता है तो आपादान कारक होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो यह क्या चीज़ है, यह क्या चीज़ है,
हिमालय से गंगा निकलती है। तो हिमालय से गंगा निकल गई मतलब वो हट गई। फिर बोले कि पेड़ से पत्ता गिरा, मतलब पेड़ से पत्ता अलग हो गया। जब अलग का बोध होता हो, जब हटने का बोध होता हो तो आपादान कारक होगा, और जब जुटने का बोध होता हो उसे करण कारक होगा। तो इस थ्योरी के माध्यम से इस प्रश्न को आप डील इस प्रकार से कर सकते हैं कि किस वाक्य में आपादान कारक है। हिमालय से गंगा निकलती है, तो निकलती है मतलब अलग तो हो रही है ना, तो जब ये अलग हो रही है तो आपादान कारक हो गया। हमसे पूछा भी जा रहा है आपादान कारक, इसीलिए आपका हिमालय से गंगा निकलती है आंसर हो जाएगा। चलिए आज इस हिंदी के सेशन में आज हम लोग लास्ट प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं कि देश प्रेम में कौन सा समास है। अब लीजिए, देश हम हिंद देश के वासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। ठीक है, तो देश के बारे में आ जाती है बात। तो देश होता है भाई। देश प्रेम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए में है द्विगु समास, ऑप्शन बी में है बहुब्रीहि समास, सी में है अव्ययी भाव समास और डी में है तत्पुरुष समास। तो देश प्रेम जो होता है इसको हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देखने का प्रयास कीजिएंगे। देखिए भैया, यहाँ देश है, ठीक है, देश लिख लीजिए, जितना हो सके उतना आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। देश लिखिए, हम देश लिख रहे हैं। अब यहाँ देश है, यहाँ देश प्रेमी हम लिख सकते हैं, देशभक्ति लिख सकते हैं, देशद्रोही लिख सकते हैं। हम लिख तो दिए, लेकिन आप इस बात को एनालिसिस कीजिए कि देश हम 3 बार लिख लिए, लेकिन उसी में हम लोग क्या लिख दिए? देश प्रेमी हो गया एक, देशभक्ति हो गया दूसरा, देशद्रोही हो गया तीसरा। हम लिखे मात्र देश, लेकिन इसी देश को हम लोग कितने में बांट दिए? 3 में बांट दिए, ना जाने और कितने में बट सकता है। तो यह जो देश है ना, देश प्रेमी हो गया, देशभक्ति हो गया, देशद्रोही हो गया। तो अभी यही लॉजिक छुपा हुआ है। लॉजिक ये है आपका कि अगर कोई भी शब्द कोई तीसरे का बोध कराता हो, जहां द्वितीय पद की प्रधानता हो, कहाँ? जहां द्वितीय पद की प्रधानता हो, जहां द्वितीय पद की प्रधानता हो। क्या होता है? जहां द्वितीय पद की प्रधानता हो। यहाँ भी देश लिखे हैं, यहाँ भी देश लिखे हैं और यहाँ भी देश लिखे हैं, तीनों देश। लेकिन इसमें क्या है? प्रथम पद की कोई प्रधानता नहीं है, इसलिए कि तीनों देश है। द्वितीय पद की इसलिए प्रधानता है कि देश प्रेमी, देश भक्ति, देशद्रोही, मतलब दूसरा पद ही फैसला करता है कि यह शब्द किस में परिवर्तन हो सकता है। प्रेम में बदल सकता है, कि भक्ति में बदल सकता है, कि द्रोही में बदल सकता है। तो जब कभी दूसरा पद प्रधान हो, जब कभी दूसरा पद प्रधान हो तो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। जब किसी दूसरे शब्द का बोध होता है तो क्या होता है? तत्पुरुष समास। तो चलिए आज के इस सेशन में आप हिंदी के 10 प्रीवियस ईयर प्रश्न कवर किए, 10 प्रीवियस ईयर प्रश्न कवर किए। तो चलिए, आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो चैनल पे आए हैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लव यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।